बच्चों, आज हम लोग शुरू करने चल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स ऑफ स्टेशनरी चार्जेस इज कॉल्ड स्टैटिक्स। ध्यान दें, स्टेशनरी चार्जेस के इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स की स्टडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये स्टेशनरी चार्जेस, चार्ज की बात हो रही तो चार्ज पे हम लोग आए। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल चार्ज? तो चार्ज को पढ़ने के लिए थोड़ा सा हम लोग इसमें जाएंगे। पूरा वर्ल्ड दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहला है रेडिएशन और दूसरा है मैटर या पार्टिकल्स। जो भी आप देख रहे हैं, जो भी चीजें देख रहे हैं, वो या तो मैटर से मिलकर बनी है, ये पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिसे हम लोग मैटर कहते हैं, और दूसरा रेडिएशन। मैटर के पास मास होता है, वॉल्यूम होता है, मोमेंटम होता है, एनर्जी। रेडिएशन वेव्स के फॉर्म में होता है और रेडिएशन के पास ना मास होता है, ना वॉल्यूम होता है, एनर्जी दोनों के पास होती है, दोनों में कॉमन है। ध्यान दें, दो पार्टिकल्स जब एक दूसरे के पास रखते हैं तो दोनों के बीच फोर्स कार्य करता है। कि अगर पार्टिकल्स स्मॉल है तो ये फोर्स आपको समझ में नहीं आएगा फोर्स कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन अगर बहुत लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत लार्ज बॉडीज हैं, जैसे अर्थ, तो लार्ज बॉडीज जब होती है तो मास बहुत ज्यादा होता है, और अगर हम लोग इस पार्टिकल को ड्रॉप कर रहे हैं तो ये नीचे गिर रहा है, अर्थात अर्थ के सेंटर की ओर गिर रहा है। अर्थात प्रत्येक अर्थ का मास पार्टिकल्स के बॉडीज के जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं यूनिवर्स में, जो भी बॉडीज दिखाई पड़ रही हैं, ये मास अर्थ का बहुत ज्यादा है पार्टिकल्स की तुलना में। इसलिए सभी जो आप नेचर में जितनी भी बॉडीज देख रहे हैं, सभी बॉडीज को अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी आप ड्रॉप करेंगे तो वो नीचे की ओर गिरती है। कारण है ये अर्थ का मास बहुत ज्यादा है दूसरे ऑब्जेक्ट्स की तुलना में, दूसरी बॉडीज की तुलना में। ध्यान दें, स्मॉल पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल्स हैं, तब भी उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य कर रहा है, और अगर लार्ज बॉडीज हैं तब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य कर रहा है। स्मॉल और लार्ज बॉडीज, स्मॉल से लेकर लार्ज बॉडीज के बीच ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है। और ये जब इसकी स्टडी की गई, न्यूटन के द्वारा स्टडी की गई, जब पार्टिकल्स का मास कम है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। जैसे जैसे मास बढ़ता जाता है वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोगों ने नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स मैटर्स की या पार्टिकल्स की उस प्रॉपर्टी के कारण है, ये प्रॉपर्टी है मास। ये पार्टिकल्स की बॉडीज की जो प्रॉपर्टी मास है, उसके कारण ये ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करता है। अगर मास ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मास कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। ध्यान दें, ग्रेविटेशनल फोर्स के अतिरिक्त भी फोर्स कार्य करता है। ध्यान दें, बोर्ड और पार्टिकल्स, कि मैंने चौक से मैं लिख रहा हूं,
ये व्हाइट पार्टिकल्स, चौक के जो पार्टिकल्स हैं ये बोर्ड पर चिपक जा रहे हैं, बोर्ड से अटैच हो जा रहे हैं। ये बोर्ड का मास बहुत कम है, चौक के पार्टिकल्स का मास भी बहुत कम है, इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत बहुत स्मॉल होगा ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में। ध्यान दें, ये गौर करिए, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो पार्टिकल्स पर अर्थ अप्लाई कर रही है, अर्थ के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा पार्टिकल्स पर, व्हाइट पार्टिकल्स पर, ये बोर्ड और पार्टिकल्स के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में बहुत ज्यादा होगा। फिर भी अर्थ इन व्हाइट पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पा रही। ये व्हाइट पार्टिकल्स बोर्ड पर चिपक जा रहे हैं, ये नीचे की ओर नहीं गिर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जिस फोर्स के कारण ये व्हाइट पार्टिकल्स बोर्ड पर चिपक जा रहे हैं, ये फोर्स बहुत स्ट्रांग है ग्रेविटेशनल फोर्स से। अर्थ जो पार्टिकल्स, व्हाइट पार्टिकल्स पर फोर्स लगा रही है, उसकी तुलना में पार्टिकल्स और बोर्ड के बीच जो फोर्स कार्य कर रहा है वो बहुत ज्यादा है। इसलिए ये व्हाइट पार्टिकल्स बोर्ड पर अटैच हो जा रहे हैं, बोर्ड से चिपक जा रहे हैं। ध्यान दें, ये जो व्हाइट पार्टिकल्स चिपक जा रहे हैं बोर्ड पर, ये किस कारण से? ये जब हम लोग चौक इस पर रखते हैं तो व्हाइट पार्टिकल्स से नहीं चिपकते हैं, और जब इसको इस पर चलाते, रबिंग करते हैं, ये ऑपरेशन रबिंग के कारण ये व्हाइट पार्टिकल्स इसके बोर्ड पर चिपक जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, रबिंग के कारण ये पार्टिकल्स बोर्ड के और चौक के पार्टिकल्स चार्ज हो जाते हैं, और ये चार्ज के कारण ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं, जिसके कारण ये चिपक जाते हैं। और ये फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है किसकी तुलना में? ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में। बच्चों ध्यान दें, ये आप लोगों ने घटना देखी होगी, जैसे मैंने कहा कि इस पे चौक पार्टिकल्स, अगर हम इस पे चौक पार्टिकल्स को डालें और ये मैंने पेन लिया, ये पेन लिया, इस पे चौक पार्टिकल्स है, ये पेन चौक पार्टिकल्स को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ये इस पे व्हाइट पार्टिकल्स नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर ये पेन को मैंने रब कर दिया, रबिंग कर दी, और फिर देखिए इसको, तो ये व्हाइट पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है। इसका मतलब रबिंग के कारण ये देख सकते हैं, ये चौक के पार्टिकल्स इस पे चिपक गए। ये आप देखें, ये इसका मतलब ये जो ग्रेविटेशनल अर्थ के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर अप्लाई हो रहा है वो बहुत कम है, जो पेन और ये चौक पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी तुलना में। ये जो पेन और चौक के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, इसलिए ये इससे चिपक गए। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स इन पार्टिकल पर लग रहा है वो इनको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये जो फोर्स है रबिंग के कारण जो बॉडी चार्ज हो रही है, पार्टिकल्स और पेन के बीच बहुत स्ट्रांग फोर्स कार्य कर रहा है। इसका मतलब ये जो फोर्स है बहुत स्ट्रांग है ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में। ध्यान दें सभी लोग, ये जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रगड़ते हैं, एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ, एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ रब करते हैं तो बॉडी चार्ज हो जाती हैं और उनके बीच फोर्स कार्य करने लगता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है
मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये दूसरा फोर्स पैदा हो रहा है। ये जो दूसरी प्रॉपर्टी है इसको नाम दिया गया इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इलेक्ट्रिक चार्ज नाम क्यों दिया गया इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा आगे बढ़ाएं ये जब ये पता चल गया अगर दो बॉडीज को आपस में रगड़ें या किसी बॉडी को, जैसे मैंने कहा पेन को, रबर कोई प्लास्टिक की बॉडी है, अगर बालों से रगड़ेंगे या सिल्क से रगड़ेंगे, या ग्लास की कोई बॉडी है उसको सिल्क से रगड़ेंगे, तो ग्लास की बॉडी, ग्लास की रॉड भी चार्ज हो जाएगी और सिल्क भी चार्ज हो जाएगा। इसी तरह से प्लास्टिक का कोई पेन है, अगर सिल्क से रगड़ेंगे तो सिल्क भी चार्ज हो जाएगा और प्लास्टिक की जो रॉड होगी या प्लास्टिक की जो बॉडी होगी वो भी चार्ज हो जाएगी। इस पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ा और दोनों को स्ट्रिंग के सहारे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया। ये ग्लास रॉड है, ये भी ग्लास रॉड है, दोनों एक दूसरे से दूर जाने लगती। दो प्लास्टिक रॉड ली, सिल्क से रगड़ा और फिर इनको स्ट्रिंग के सहारे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया। ये भी एक दूसरे से दूर जाती हैं, इनके बीच रिपल्शन होता है, इनके भी बीच रिपल्शन होता है। एक ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ा, दूसरे प्लास्टिक की रॉड को सिल्क से रगड़ा और दोनों को स्ट्रिंग से स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया। तो ये एक ग्लास रॉड है और दूसरी प्लास्टिक रॉड, दोनों को सिल्क से स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया। अब दोनों ये एक दूसरे के क्लोज आ जाती हैं, दोनों के बीच अट्रैक्शन होता है। ध्यान दें, जब दोनों ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ के स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया तो उनके बीच रिपल्शन हो रहा है। दो प्लास्टिक की रॉड ली, ये प्लास्टिक रॉड है, दोनों को सिल्क से लटका के स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया, दोनों के बीच रिपल्शन हो रहा है। एक ग्लास रॉड ली, दूसरी प्लास्टिक रॉड ली, दोनों को सिल्क से रगड़ा और फिर स्ट्रिंग की मदद से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया, तो ये रिपल्शन के बजाय अट्रैक्शन होने लग गया। ग्रेविटेशनल फोर्स केवल अट्रैक्शन का होता है। मास, जो मैटर की प्रॉपर्टी मास है, मास के कारण केवल अट्रैक्शन, जबकि यहां पे जब बॉडी चार्ज हो रही है तो अट्रैक्शन भी हो रहा है और रिपल्शन भी हो रहा है। ध्यान दें, तो ये जब बॉडी चार्ज हो जाती है, बॉडीज पे चार्ज आ जाता है, तो ये मैटर की दूसरी इनहेरेंट प्रॉपर्टी चार्ज, इसके कारण भी फोर्स पैदा होता है और ये फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्शन का भी हो सकता है। ध्यान दें, ये चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या डेफिनेशन? इलेक्ट्रिक चार्ज is the property associated with matter due to which two charged bodies या two charges attract
और रिपल। ये इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर की वह प्रॉपर्टी है, मैटर से जुड़ी हुई वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये बॉडीज आपस में, या जो चार्ज बॉडीज हैं आपस में अट्रैक्ट होती हैं या रिपेल होती हैं। ध्यान दीजिए। तो कहने का मतलब, जब जो दो चार्ज बॉडीज हैं, इनके कारण इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स, दो चार्ज बॉडीज को, दो ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ के लटकाया गया स्वतंत्रतापूर्वक स्ट्रिंग से, तो इनके बीच रिपल्सन पैदा हो गया। ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट हुआ। ये चार्ज बॉडीज के बीच जो अगर दोनों ग्लास बॉडीज हैं तो इनके बीच रिपल्सन हो रहा है। अगर एक ग्लास की बॉडी एक प्लास्टिक की बॉडी है, एक ग्लास रॉड है दूसरी प्लास्टिक रॉड है, इनके बीच अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये जो अट्रैक्शन और रिपल्सन है, ये चार्ज बॉडीज के कारण, चार्जेस के कारण आ रहा है, चार्जेस के कारण पैदा हो रहा है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या हुआ, ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइंड कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज is the property associated with matter by virtue of which it produces and experiences electrical and magnetic effects। ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? मैटर से एसोसिएटेड वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं और अनुभव किए जाते हैं। तो सभी लोग ये इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन नोट कर लेंगे, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन सभी लोग नोट कर लें। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस। इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर से एसोसिएटेड वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं और अनुभव किए जाते हैं। ध्यान दें, ये इलेक्ट्रिक चार्ज किस कारण से पैदा होते हैं? तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन थ्योरी हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है, इस पे विचार किया जाए कि अगर दो बॉडीज को आपस में आप रब करते हैं तो बॉडी चार्ज हो जाती हैं। क्यों चार्ज हो जाती हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। सभी लोग ध्यान दें, जब ये फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ये सब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उस समय साइंस का डेवलपमेंट शुरू ही हुआ था। एटम के विषय में जानकारी नहीं थी। सभी लोग जानते थे, डाल्टन ने थियरी दी थी कि जो फंडामेंटल पार्टिकल सब्सटेंस का जो होता है वो क्या है, ये एटम। उस समय ये दो बॉडीज को आपस में रबिंग करते थे जिसके कारण बॉडीज में छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने की क्षमता आ जाती थी। ये क्षमता क्यों आ जाती है, ये कारण किसी को कुछ पता नहीं था। जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट हुआ, ये एटम के विषय में और जाने। रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड के बाद तमाम साइंटिस्ट, थॉमसन हैं, चैडविक हैं, तमाम साइंटिस्ट आए जिन्होंने एटम के विषय में तमाम जानकारी दी, खोजें हुई नई नई। ध्यान दें, जब एटम के विषय में हमें जानकारी हो गई, रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया और काफी हद तक एटम के विषय में बता दिया। रदरफोर्ड ने बताया था कि प्रत्येक सब्सटेंस एटम से मिलकर बना है और प्रत्येक एटम के पास दो पार्ट होते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स रहते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। और ये एटम का बहुत स्मॉल पार्ट होता है। और न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिट्स में ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ध्यान दें, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत क्लोज हैं, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज है तो इलेक्ट्रॉन से टाइटली बाउंडेड होंगे। जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ती जाती है वैसे ही जो न्यूक्लियस की पकड़ है इलेक्ट्रॉन पर कमजोर होती जाती है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स पे कम होता जाता है। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा। और अगर ये एटम बाहर से एनर्जी पा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को छोड़ देता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। जब ये किसी मैटर को किसी बॉडी को आप गर्म करते हैं, किसी बॉडी को जब गर्म करेंगे तो ये एटम्स एनर्जी गेन करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ऑर्बिट को छोड़ देता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। ध्यान दें, प्रत्येक मटेरियल में जब इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ेगा तो पॉजिटिव आयन बन जाएगा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव आयन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन, फ्री इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन, फ्री इलेक्ट्रॉन। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही पॉजिटिव आयन होंगे। नेट चार्ज इस पर क्या होगा? 0। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मटेरियल के अंदर ये पॉजिटिव आयंस के बीच जो स्पेस है ये रैंडम मोशन करते रहते हैं, लेकिन इस सब्सटेंस से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि ये पॉजिटिव आयंस ये नेगेटिवली चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या किए रहते हैं? अट्रैक्ट किए रहते हैं, बांधे रखते हैं। ध्यान दीजिए, ये क्लियर हो गया। कोई भी बॉडी होगी इसमें पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। अगर किसी सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा है, ऐसे सब्सटेंस कंडक्टर्स कहलाते हैं। ऐसे सब्सटेंस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत कम होती है उनको इंसुलेटर्स कहते हैं या नॉन कंडक्टर्स कहते हैं। और जिन सब्सटेंसेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कंडक्टर्स से कम और इंसुलेटर्स से ज्यादा होती है, ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के आधार पे मटेरियल्स को, सब्सटेंसेस को 3 पार्ट में बांटते हैं। एक को क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स, दूसरे को इंसुलेटर्स और तीसरे को सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई होती है, 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब रेंज की होती है। ये इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत स्मॉल होती है। और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंडक्टर्स से कम और इंसुलेटर्स से ज्यादा होती है, लगभग 10⁻16 to 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर्स पर मीटर क्यूब। ध्यान दें, जब दो बॉडीज को, प्रत्येक बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस मौजूद हैं, जब दो बॉडीज को आपस में रगड़ते हैं तो बॉडी में प्रेजेंट
फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। ध्यान दें, जब दो बॉडीज को आपस में रगड़ते हैं तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है और एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाती है। जैसे यहां पे देखिए, इसमें 9 पॉजिटिव आयन है और 9 फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको दूसरे बॉडी से रगड़ा गया, इसमें भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर दोनों बॉडीज को आपस में रगड़ा, से मैंने कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले गए। अब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो गई 11 और पॉजिटिव आयंस कितने रह गए? 9। तो इस बॉडी में कितना चार्ज आ गया? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। 9 पॉजिटिव आयन ने का जो चार्ज है 9 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन है, ये एक्सेस में हो गए, 2 एक्स्ट्रा हो गए, इसलिए ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज। इससे इस नीचे वाली बॉडी में 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो माइनस के 7 और प्लस के 9, तो कितने हो गए इसमें? +2। ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई और ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज। तो ध्यान दें, अगर कोई बॉडी चार्ज्ड है, इसका मतलब या तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है या इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है। चार्ज का कंसेप्ट यहीं से आता है। द excess or deficiency of free electrons in a body gives the concept of charge। ये इलेक्ट्रिक चार्ज का कंसेप्ट कहां से आया? किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की कमी और अधिकता। The deficiency or excess of free electrons in a body gives the concept of charge। ये पॉइंट नोट कर लें। ध्यान दें, ये क्लियर हो गई बात। अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, एक्सेस में है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी। अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसका मतलब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लें, अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, दिमाग में आपके ये बात बैठ जानी चाहिए कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और अगर बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है। If n electrons are removed or to a body, then the magnitude of charge is given as Q equals to N into E। E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E है, तो N इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज क्या हो जाएगा? Ne। अगर किसी बॉडी से N इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए गए, तो उस बॉडी पर चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा? N इंटू E के बराबर। और चार्ज का नेचर कैसा होगा? पॉजिटिव। और अगर किसी बॉडी में N इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए गए, या कोई बॉडी N इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है, तो उस बॉडी पर चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? Q इक्वल्स टू N इंटू E।
और ये चार्ज का नेचर कैसा होगा, नेगेटिव। ध्यान दें कि where E एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसे स्मॉल ई, और ये ई किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है किसके बराबर, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। द यूनिट ऑफ चार्ज in MKS system is coulomb. Unit of charge in CGS system is stat coulomb या फ्रैंकलिन या इसी को ESU, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट ESU। ध्यान दें 1 कूलम्ब इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻9 ESU ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट ऑफ चार्ज। ये कूलम्ब और ESU ऑफ चार्ज में रिलेशन। ध्यान दें चार्ज की बड़ी यूनिट है फैराडे। 1 फैराडे किसके बराबर होता है, 6 चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। 1 फैराडे मीन्स charge on 1 mole electrons. 1 mole electrons means 6.02 into 10⁻23 electrons, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 into 10⁻⁻19। ये कैलकुलेट करेंगे 96,500 कूलम। 1 फैराडे चार्ज किसके बराबर होता है, 96,500 कूलम। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज इज A इंटू टी। सभी को पता है Q = I इंटू टी होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, A इंटू टी।